हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जो जुनून सीरीज चल रहा है एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट है फ्रेंड्स। और इसमें जुनून सीरीज का ये टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन बैच है फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, इस बार जो एडुटेरिया का जो टेस्ट नंबर मिला था उसमें डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिया हुआ है, तो आप खुद देख सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा सारे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो कथन है यहाँ पे, और कथन और कारण दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। और कारण में क्या है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत की आर्थिक और विकास की योजना बनाना था। तो आंसर क्या होगा, ए गलत, इसका आंसर होगा डी, इसमें ए गलत है पर आर सही है। इसमें कह रहा है कि जो 1939 में ना होकर के 1938 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, पर वह त्रिपुरारी अधिवेशन में ना होकर के बल्कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत की आर्थिक विकास के लिए योजना का निर्माण करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें है वर्ष 1939 को कांग्रेस की त्रिपुरारी, तो यहाँ पे पहले ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शतकथन पूछ रहा है। तो वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था। तो और दूसरा है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित में वामपंथी को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ ने सुभाष चंद्र बोस को साथ दिया था। और चौथा है, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से त्यागपत्र दिया था। तो इसमें कथन कौन सा सही है, तो इसमें सही पूछ रहा है, तो 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, दक्षिण पंथ से उसको सपोर्ट नहीं मिला था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दरअसल 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर चुनाव नरम दल और गरम दल के बीच सीधा युद्ध के रूप में हो गया था। साथ ही गांधी जी बनाम सुभाष चंद्र बोस नामक नवीन दिशा की शुरुआत भी थी। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा अधिकृत पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। पूरा वामपंथ चुनाव में सीतारमैया के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस के साथ दिए थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी है। और देखिए पेज नंबर भी यहाँ पे स्पेक्ट्रम का है फ्रेंड्स, तो पेज नंबर भी दिया हुआ है, तो आप जा करके वहाँ पे भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो जुनून टेस्ट सीरीज है एडुटेरिया को, जो स्पेक्ट्रम बेस पे ही है। तो सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश 1920 के दशक के शुरुआत में के दौरान में हुई थी। जालियांवाला बाग के जघन्य नरसंहार 1919 से दुखी होकर अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिए थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे फ्रेंड्स, तो सुभाष चंद्र बोस मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु जुलाई 1921 में गांधी जी के पास गए थे। गांधी जी ने सुभाष के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए पनप रही लालसा को भांप लिया और उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के पास भेजा था। ठीक है, तो इस तरीके से चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है। तो इंडियन स्ट्रगल, पेज नंबर कितनी है, 526 में। तो इंडियन स्ट्रगल नामक एक बात और भी है फ्रेंड्स कि अगर ये टेस्ट आप कर लेते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम में बुक ना भी पढ़ेंगे तो भी आपको सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि 1-2 बार तो पढ़ाई ही होगा, है ना, तो वो रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है। यह पुस्तक कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इंडियन विंग्स फ्रीडम किसका है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय का। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें उपरोक्त में सशक्त कथन कौन सा है, तो देख लेते हैं। कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई थी, तो ये सही है। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था, तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सलाह मशवरा किए बिना बगैर भारत को एक उपनिवेशी होने के कारण ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था। इस बात को कांग्रेस पसंद नहीं करते थे और उनके विरोध वैसे प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था जहां कांग्रेस की सरकार थी। तथापि कांग्रेस ने ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था क्योंकि वह ब्रिटेन से कहीं अधिक फासीवाद, नाजीवाद और सैन्यवाद के विद्रोही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय थे, तो कौन से द्वितीय विश्व युद्ध के समय से फ्रेंड्स, तो लालनीत गो थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुए थे फ्रेंड्स, तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से शुरू हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लालनीत गो थे, जो उनका कार्यकाल था 1936 से 44 के बीच में। ठीक है, और लॉर्ड इरविन का था 1926 से 1931 में, और लॉर्ड विलिंगटन का था 1931 से 36, और लॉर्ड बेवेल का था 1944 से 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था जिसने भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है, तो किसने देखा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने देखे थे। ठीक है, दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने 20 जून 1940 को महात्मा गांधी से बात की और उन पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान किया जाए। उन्होंने कहा कि यह युद्ध भारत के लिए ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में आया है, जिससे भारतीयों को इस स्थिति से अपने हित में स्वतंत्रता प्राप्त करने में लाभ उठाना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था, तो ये बी, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन करने के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणापंथी नेताओं का समस्त टकराव क्या थे, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कथन है, कथन ए और कथन आर, कारण आर दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सही उत्तर पूछना है फ्रेंड्स। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थन तुरंत आंदोलन प्राप्त करने में पक्ष में नहीं थे और गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल है। तो ये इसमें क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। अक्टूबर 1940 में लालनीत गो ने ब्रिटेन के उपनिवेशी होने के नाते भारत को युद्ध में युद्धस्थ राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया था। इस घोषणा के पश्चात तुरंत जन सत्याग्रह छेड़ने के मुद्दे पर देश में एक बार पुनः बहस आरंभ हो गई थी। गांधी जी ऐसे समर्थन को तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने में सक्षम पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, तत्कालीन परिस्थितियों का जन सत्याग्रह के प्रतिकूल है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि मित्र राष्ट्रों का पक्ष न्यायसंगत है, सांप्रदायिक संवेदनशीलता एवं हिंदू मुस्लिम एकता अभाव में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो सकते थे। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम का वार्षिक अधिवेशन में हुआ था और अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसमें अधिवेशन में कहाँ हुआ था ये, तो ये लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1939 को मुस्लिम का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुई थी, तो लाहौर में, और इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में
खलीक उज्ज्वला फजल हक एवं सिकंदर हयात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से अलग लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किया जाए ताकि वहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में संयोजित करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर बी है, जिसमें पहले जर्मनी के द्वारा रूस पे हमला और रूस का युद्ध में कूदना था। दूसरा हुआ जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला करना और तीसरा था जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा किया जाना। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना था। जर्मनी ने रूस पर हमला किया था और रूस को युद्ध में कूदना पड़ा था कब, तो 1941 में। और जापान पर्ल हार्बर पे हमला कब किया था, तो दिसंबर 1941 में। और लगभग समस्त दक्षिण पूर्व एशिया को कुचलने के बाद जापान रंगून पे कब्जा किया था। तो कब किया था रंगून पे कब्जा, तो 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है फ्रेंड्स, सूची 1 और सूची 2 है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के पदाधिकारी और उसमें उनका पद, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसका है विंस्टन चर्चिल कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे वहाँ के। और एमरी कौन थे, तो एमरी विदेश मंत्री। लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। बेबिल कौन थे, तो कमांडर इन चीफ थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे, तो संसद सदस्य तथा मजदूर दल लेबर पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तिथि का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो किसने कहा था फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी ने कहा था। और नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी, तो सी जुलाई 1942 को वर्धा में। क्रिप्स मिशन के भारत से वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेज से तुलना भारत अंग्रेज से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किए थे और एक किया था। और कांग्रेस कार्यकारिणी कहाँ से, तो वर्धा में की बैठक 14 जुलाई 1942 को संघर्ष गांधीवाद प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कथन कौन सा सही है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें बी आंसर हो जाएगा, 3 और 4 सही है। तो देख लेते हैं 3, 4 में क्या था। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई बैठक में अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था, तो ये सही है। बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये दोनों सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है क्योंकि इस पर डिस्क्रिप्शन से भी एग्जाम में पूछ लेंगे। तो ग्वालियर टैंक बम्बई में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ध्यान देंगे किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थित किया गया था, तो पारित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा और समर्थित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अगस्त 1942 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया था और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गढ़ा गया था। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था फ्रेंड्स, तो यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, नेक्स्ट होगा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में 1940 के दशक काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें एक तरफ जहां अंग्रेजों के विरुद्ध जन प्रतिरोध उफान पे थी, वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक गतिविधियों भी जोर पकड़ रही थी, जो अंततः देश विभाजन के रूप में फलित हुआ था। सांप्रदायिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किन के द्वारा और कहाँ की गई थी, तो रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो में किया गया था। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग INA की स्थापना तो ये कहाँ किया गया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था और कहाँ किया था, तो टोक्यो जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है, यहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। साथ ही में बैंकॉक जो उस समय जापानी प्रभुत्व में था, वहाँ यह निर्णय लिया गया कि पूर्व स्थापित INA इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के अंतर्गत ही काम करेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसमें सबसे पहले होगा बेबेल योजना, और उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान दिवस मनाया जाना, उसके बाद राजगोपालाचारी पर फॉर्मूला था, और उसके बाद होगा फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं, फिर से वापस देख लेते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि 1942 के आंदोलन के दौरान सरकारी दमन के विरुद्ध गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा था। कब हो गया था? तो फरवरी 1943 में। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 को। राजगोपालाचारी फॉर्मूला जुलाई 1944 को। बेबेल योजना 1945 को, और शिमला सम्मेलन जून 1945 को। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? तो यहाँ पे बालासोर पे समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश की कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना किया जाना था। समानांतर सरकार वैसी सरकार थी जिसके द्वारा स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार को समाप्त कर दिया गया और आंदोलनकारियों ने शासन प्रणाली पर कब्जा किया था, और निम्न स्थानों पर समानांतर सरकार बनी थी, जिसमें बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक मदीनापुर बंगाल और सतारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? तो ये सतारा में कितने दिन के सतारा में सबसे लंबे समय का सरकार चली थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन कौन सी है? तो देख लेते हैं। इसमें सत्य कथन बी आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। और तीसरा है, बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई है, तो ये भी सही है। और हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहाँ किया गया था? तो फ्रीडम आर्मी का गठन जर्मनी में किया गया था फ्रेंड्स। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को अपने तरीके से लड़ने का निर्णय लिया था, क्योंकि उन्हें स्पष्ट हो गया था कि गांधी जी के तरीकों से आज़ादी पाना कठिन है। वे गांधी जी के तरीकों को नहीं अपनाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट था कि कांग्रेस गांधी जी के तरीकों को ही अपनाएगी। ठीक है, और इस प्रयास में वो अंग्रेजों के नज़रबंदी से भागकर पहले रूस पहुंचे और उसके बाद जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिले। हिटलर की मदद से उन्होंने जर्मनी एवं इटली में पकड़े गए भारतीय मूल के सभी उद्बंदियों को एकजुट कर फ्रीडम आर्मी मुक्ति सेना का गठन किया था। जर्मन के ड्रेसडेन में फ्रीडम आर्मी की ऑफिस बनाया गया था। फ्रेंड्स, एक तो सुभाष चंद्र बोस का एक मूवी है, उसमें सारे कुछ अच्छे से डिटेल्स में आपको वहाँ पे मिलेंगे देखने को। तो आप एक बार ऐसी हिस्टोरिकल मूवी देख सकते हैं, जिससे आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट जग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची मिलान करना है फ्रेंड्स। तो सूची में देख लेते हैं, सूची मिलान करना है तो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर सी है, जिसमें पहले हो गया टोक्यो सूची मिलान करना है। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयुक्त छंद नाम जिसे वे उस स्थान पर पहुंचे को सम्मिलित करना है तथा सूची में उससे कुछ सहायता से उसे सही उत्तर देनी है। तो इसमें सबसे पहले टोक्यो क्या हुआ? आबिद हुसैन। उसके बाद जर्मनी में ओरलैंडो में जोटो, और पेशावर में 3 में मतलब जियाउद्दीन। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, अच्छे से डिस्क्रिप्शन याद रखना जरूरी है फ्रेंड्स। तो औपनिवेशिक शासनकाल द्वारा जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस इस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे कलकत्ता में
कोलकाता में होलवेल स्मारक के विरुद्ध प्रस्तावित सत्याग्रह शुरू करने के प्रयास कर रहे थे। ठीक है, भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, पर उन्हें दिसंबर 1940 को नज़रबंद कर दिया गया था। जनवरी 1941 को वे नज़रबंद से भाग निकले और सफल रहे और अलग अलग छद्म नामों का प्रयोग कर वे विभिन्न स्थानों पे गए थे। जनवरी 1941 को जियाउद्दीन के छद्म नाम से पेशावर पहुंचे थे। तो पेशावर में उनका नाम क्या था? तो जियाउद्दीन। ठीक है, जुलाई 1941 में बोस ने ओलरेडो मेजोटो के छद्म नाम से जर्मनी पहुंचे थे और हिटलर से मिले। और तीसरा में जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस आबिद हुसैन के छद्म नाम से टोक्यो पहुंचे तथा जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले थे। तो अपने अपने नाम को चेंज करते हुए सब सारे लोग सब मिल रहे थे। नेक्स्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुँचने में मदद की थी? तो ये भगत राम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, वो मूवी अब सुभाष चंद्र बोस, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, इसका मैं बोस हूँ करके मूवी है, उसमें आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारा कुछ आपको डिटेल्स में आ जाएगा। वैसे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में पेज नंबर 555 में ये सब है लिखा हुआ। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है। तो जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेता को जेल से रिहा कर दिया था। और दूसरा कारण है, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। तो आंसर 25 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 25 का ए आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, देसाई-लियाकत समझौता प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो 1, 2 और 4 सत्य है, जो पेज नंबर 552 से 553 में है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, सही है, देसाई-लियाकत समझौता। तो इसमें यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया था। तो ये सही है। और यह समझौता प्रस्ताव राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो 1944 के थे के बाद लाया गया था। तो बिल्कुल सही ये भी है। और इस समझौता प्रस्ताव में अंतरिम सरकार में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित करने की बात रखी गई थी। तो ये दोनों सही है, तीनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कांग्रेस के और आधार पे सही क्या है? तो उसमें देखना है शब्द कौन सा इसमें फिट बैठेगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मत सहयोग बढ़ाने हेतु को एक फार्मूला सुझाया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो राजगोपाल फार्मूला कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 10 जुलाई 1944 को। नेक्स्ट है राजगोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। हालांकि गांधी जी ने इस फार्मूला का समर्थन किया था, लेकिन कुछ प्रमुख हिंदू नेताओं ने तीव्र विरोध के कारण यह फार्मूला असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA से जुड़े तथ्य और संबंधित स्थान है। तो देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं INA बैंक कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो INA बैंक रंगून में है, INA बैंक रंगून में। उसके बाद यहाँ पे INA प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ है? तो INA का प्रारंभिक मुख्यालय सिंगापुर में था। और स्वराज द्वीप कहाँ है? तो स्वराज द्वीप निकोबार में है। और शहीद द्वीप कहाँ पे है? तो ये अंडमान में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा कहा था, कहाँ कहा था? तो ये मलाया में कहा था। नेक्स्ट हो जाएगा, अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? तो ये सिंगापुर में किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा, देख लेते हैं 21 अक्टूबर 1943 को कब? तो डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 43 को सुभाष चंद्र बोस ने जापान अधिकृत सिंगापुर के कैथे थिएटर में अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से ज्ञात अस्थायी सरकार का गठन किया था। इस अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस ने खुद को राष्ट्र का प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री तथा युद्ध और विदेश मामले के मंत्री के रूप में घोषित किए थे। साथ ही AC चटर्जी को वित्त मंत्री, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को महिला संगठन के अध्यक्ष और SA अय्यर को प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था।
आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के सदस्य तथा उनका पद है, तो मिलान करना है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें पैंथिक लॉरेंस कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे? तो एवी अलेक्जेंडर एक नौसेना मंत्री थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स एक व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसमें अंतरिम सरकार के मंत्री और मंत्रालय को है। तो इसमें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से पूछते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान देंगे। जॉन मथाई को क्या मिल गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मिल गया था। लियाकत अली को वित्त मिला था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं। तो इसमें कालाक्रमानुसार क्रम से बिठाना है। तो इसमें पहले आंसर हो जाएगा सी, जिसमें देख लेते हैं इसमें सी में कैसे है। तो बेबेल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन जून 1945 में हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना कब हुआ था? तो जुलाई 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थाओं के लिए चुनाव कब लड़ा गया था? तो 1945 से 46 में सर्दियों अर्थात नवंबर से लेकर दिसंबर में। और शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये फरवरी 1946 को। तो आंसर कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो प्रेम कुमार सहगल, आसफ अली, कौन कौन थे? शहनवाज खां और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो इसमें करुणा आसफ अली पे ये मुकदमा नहीं चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। और भारतीय शाही सेना रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किसे किया था फ्रेंड्स? तो BC दत्त को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूह क्रमशः समूह क, ख और ग में वर्गीकृत किया गया था। बिहार प्रांत को किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो बिहार प्रांत को समूह क के अंदर में संग्रहित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे मद्रास समूह का में कौन कौन थे? तो मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा थे। समूह खा में कौन थे? तो पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, दोनों मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था और सिंध था। समूह ग में क्या था? तो बंगाल और असम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत प्रांतों का समूहीकरण कुल 3 समूह समूह क, समूह ख और समूह ग किया गया था। 3 समूहों में कुल कितने प्रांत शामिल थे? तो 11। नेक्स्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था, जिसमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियायतों से किया जाना था? तो कितना था? तो 93। जिसमें कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान की निर्माती सभा में 385 प्रतिनिधियों को शामिल किए गए थे, जाने की व्यवस्था की गई थी। इसमें 292 सदस्यों को ब्रिटिश भारत में तथा 93 सदस्यों को देशी रियायतों से चयन किया जाना था, अर्थात 292 प्लस 93 इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 385। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं साथ था? तो डी आंसर हो जाएगा 1 और 3, जिसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाना और अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित किया जाना था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी, तो ये सही है। और हिंदू महासभा की स्थापना 1925 में की गई थी, तो इसमें भी सही है। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देख लेते हैं डी। माफ कीजिएगा, उसमें कोई सही नहीं है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स।
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से मुस्लिम सांप्रदायिक संस्थागत रूप से लेने लगी थी। इसी परिणाम स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक समाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी तहत 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया था और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गठन किया गया था। तो दोनों का क्वेश्चन दोनों सेम किया है फ्रेंड्स, इसमें डेट का एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे इसके लिए। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपर्युक्त में से कथन किसका है? तो आगा खां का है। नेक्स्ट है, कारण, कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें देख लेते हैं। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया था और 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। तो सी आंसर है, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जून 1947 को किया गया था। फ्रेंड्स ये बता दें कि ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 या फिर 68 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाने की घोषणा फरवरी 1947 में इटली की घोषणा में शामिल था। लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण करने के पूर्व ही भारत में विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फॉर्मूला भारतीय नेता द्वारा लगभग स्वीकार कर लिया गया था। पद ग्रहण के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण करने की योजना बनाई थी। इसे क्या बोला जाता है? तो माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना कब बना था फ्रेंड्स? तो 3 जून 1947 को। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो इसमें कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो देख लेते हैं पहले, बिल का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत करना, दूसरा हो जाएगा बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुति करना और तीसरे में बिल की स्थायी स्वीकृति मिलना तथा अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो आंसर बी हो जाएगा, पहले बी फिर ए फिर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण है। तो कथन कारण देख लेते हैं। तो लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार किया। और दूसरा कारण में क्या था? देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्ति प्राप्त कर सके। तो इसमें ए और ए सही होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें शांतिपूर्ण त्वरित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी। इसकी वजह से उसने ऐसा एक्सेप्ट किया था। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए यह भी आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त कर सके। देश में प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचे के निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी की 1 मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने की थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। और तो 1945 में क्या है? तो 1945 में उदयपुर में तथा 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान कीजिए जहां जनमत संग्रह द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान संघ में। तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिला। नेक्स्ट है, किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1726 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में चार्टर्ड कब हुआ था? तो राजलेखा का सिलसिला ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के तुरंत बाद से ही प्रारंभ हो गया था। दरअसल चार्टर्ड लेखन वह पद्धति थी जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश देकर प्रशासनिक व वाणिज्य कृत्यों को अधिकार या निर्देशन करती थी। इस कड़ी में 1926 को चार्टर के द्वारा पहली बार प्रेसिडेंसी के गवर्नरों और उनके परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेगुलेटिंग एक्ट 1933 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सही कथन कौन सा है तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें केवल 2 सही है, मतलब इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एक्ट 1984 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पीस्ट इंडिया एक्ट 1984 रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था, और उसमें क्या है तो एक सही है, और दूसरा है इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया गया था। तो 2 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है चार्टर्ड अधिनियम और प्रावधान है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। मिलान कर लेते हैं 1 2 3 4। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या हुआ था तो माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ाना। चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ था तो भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। और चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ तो विधायी और कार्यकारी कृत्यों का पृथक्करण हुआ। और चार्टर्ड एक्ट 1853 में क्या हुआ तो भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब किया गया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन ऑप्शन 1900 दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था वैधानिक रूप से तो 1843 में किया गया था, और एलन वेरो उस टाइम में वायसराय थे। ठीक है, गवर्नर कौन बने, गवर्नर जनरल कौन बन गए थे उस टाइम थे तो एलन वेरो थे। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कथन कारण में क्या है, कौन सा सही और कौन गलत हो जाएंगे। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक दो दशकों में ब्रिटिश व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्र से उठाई थी। ठीक है, ये तो सही है। इस दौरान नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम महाद्वीपीय व्यवस्था स्थापित किया गया था। तो ये दोनों सही है। तो ए और आर, इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उससे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी तो 1860 से। ठीक है, 1860 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो भारत परिषद अधिनियम ये कब तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को भी नामित करने की अनुमति दी गई थी। और बी में क्या है तो इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। और ये कहाँ के बने थे फ्रेंड्स तो ये बिहार के बने थे। ठीक है, बिहार के, ध्यान दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें कौन सा कथन सही है तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। तो इसमें केवल 1 2 और 4 सही है। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल सही 1919 के चार्टर्ड एक्ट से। और इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई थी जिसमें यह घोषणा थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बनेगा, तो ये भी सही है। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल गलत है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को माना जाता है। ठीक है, इसको और इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई थी, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन है 1919 का कथन क्या है फ्रेंड्स। 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनाया गया है, तो ये सही है। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के लिए एक संघीय ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को सामने रखा गया था, तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा असत्य है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन कोई भी हो तो इसमें असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, इससे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स,
1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो ये सही है। और कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित किया था। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ना ही ए और ना ही आर, दोनों में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसमें असत्य क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 1833 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था। वैसे तो 1813 में ही हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन चाय और चीन के साथ उसका एकाधिकार बना हुआ था, जो 1833 में पूर्णतः समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 में के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? तो सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? तो भारत की पहली महिला विधायक डॉक्टर ए मुथु लक्ष्मी रेड्डी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। इसमें क्या है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, 10 अनुसूचियां थी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुए थे। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित से, तो कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मिलान कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हो गए थे बेबेल योजना, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद कैबिनेट मिशन हो गए थे, और उसके बाद CR फार्मूला हुआ था। उसके बाद बेबेल योजना, और लास्ट में क्रिप्स मिशन हुए थे। तो देख लेते हैं डेट भी। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 को, क्रिप्स मिशन 1942 को, CR फार्मूला 1944 को, बेबेल योजना 1945 को, और कैबिनेट मिशन 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग 1902 से 1903 का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उसका पुलिस सुधार से था। एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग पुलिस सुधार आयोग से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका सत्य कथन 2 और 3 है। तो श्रमिकों की दशा में सुधार एवं कार्य की दशाओं की जांच के लिए सन 1975 में एक आयोग गठित किया गया था। तो ये सही है। और 1881 ईस्वी में भारत के प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया था। तो ये भी सही है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये स्पेक्ट्रम का ये बुक है, और स्पेक्ट्रम का जितना भी स्पेक्ट्रम के में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे इसमें डाला हुआ है, ताकि आप अगर बुक ना भी पढ़े, रिवाइज ना हो भी हो, तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। और पेज नंबर 664 में ये चीज़ है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 9 वर्ष और 14 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, भू राजस्व पद्धति है, और सूची 1 में और सूची 2 में क्या है फिर? तो लागू किए जाने वाले क्षेत्र हैं। देख लेते हैं इनसे आंसर। तो रैयतबाड़ी कहाँ पे लागू किया गया था फ्रेंड्स? तो रैयतबाड़ी और महालबाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त बनारस कर्नाटक, अस्थाई बंदोबस्त बॉम्बे तथा असम के कुछ भाग में, मध्य प्रांत और ये है। तो मिलान कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 और 1। तो रैयतबाड़ी बॉम्बे तथा असम में हुई थी, और महालबाड़ी मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में हुआ था, और अस्थाई बंदोबस्त बनारस तथा कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी प्रथा थी, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में हुई थी। रैयतबाड़ी बंदोबस्त मद्रास, बॉम्बे तथा असम के कुछ भाग में हुआ था, और महलबाड़ी मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के बीच में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स। 70 नंबर क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। 1813 के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ कर दिया था। और कारण में क्या है? तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं
में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही उचित व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण के सही काला अनुक्रम को प्रकट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा डी, इसमें व्यापारिक पूंजीवाद, फिर मुक्त व्यापार, फिर वाणिज्य पूंजीवाद। नेक्स्ट हो जाएगा प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना था और पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मैक्टॉफ अधिनियम 1935 परिवर्तित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें 2 सही है और 1 गलत है। नेक्स्ट है समाचार पत्र और प्रकाशन का संरक्षण है। तो इसमें देख लेते हैं किसने क्या लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हिंदू ने सुब्रमण्य अय्यर ने लिखा था। हिंदुस्तान जी पी वर्मा और हिंदुस्तान ने लिखा था। इंडियन मिरर किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो इंडियन मिरर द एस एन सेन और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्होंने कारावास की सजा दी गई थी। तो प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे फ्रेंड्स, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था फ्रेंड्स, तो 1854 में आया था। उसके अंतर्गत में क्या क्या बातें थी तो वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसमें सरकार से यह कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायी स्वयं वहन करे। उसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों तथा स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं के बनाए रखने के सुझाव दिया था और स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया गया था। आदि है, तो तीनों आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड डिस्पैच में। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1937 के संबंध में निम्नलिखित में से पर विचार करना है। तो यह योजना मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तय की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 4 सही है। जिसमें इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। और चौथा ऑप्शन है, इसमें उस क्षेत्र में हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी जहां वह मातृभाषा नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्रिटिशकालीन शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित आयोगों समिति पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, प्रयुक्त में से काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, तो देख लेते हैं इसका। तो सी हो जाएगा, जिसमें वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड डिस्पैच कब हुआ था, तो 1854 में। हंटर आयोग 1882 से 83 में। सैंडलर आयोग कब हुआ था, तो 1917 से 18 में। हार्टिंग समिति हार्टोंग समिति कब हुआ था, तो 1929 में। और सार्जन योजना कब हुआ था, तो 1944 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 1906 में किस भारतीय रियायतों ने अपनी पूरी रियायतों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था, तो बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 1925 में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई थी के प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष क्रमशः कौन थे, तो एन.जी. रंगा और सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे एन.जी. रंगा और उसका प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, एन.जी. रंगा और सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे और सचिव एन.जी. रंगा बने थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था, तो 1935 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं है, तो कृति आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं होकर पंजाब से है। ठीक है। नेक्स्ट है जबकि नील आंदोलन 1859 से 60 में बंगाल से। पावना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल में। और तेभागा भी बंगाल में हुआ था 1940 के दशक में। अधिनियम और कानून है, सूची में वर्ष है, तो इसमें देख लेते हैं। दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब हुआ था, तो इसमें ऑप्शन बी है आंसर सही, जिसमें दक्कन कृषि आंदोलन 1879 में हुआ था 1879 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब हुआ था, तो 1885 में। मालाबार टेंडेंसी एक्ट कब हुआ था, तो 1929 में। और
वर्गदार अधिनियम कब हुआ था? तो 1949 में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन है और सत्कथन कौन सा है तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। केरल में मलाबार तट पे अगस्त 1921 को स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। तो ये सही है। और वर्ष 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए थे और उन्होंने एका आंदोलन चलाया था। तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि संस्था की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो एनजी रंगा द्वारा आंध्र प्रदेश में की गई थी। भारतीय कृषि संस्था की स्थापना एनजी रंगा द्वारा आंध्र प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक माना जाता है, कहा जाता है? तो नारायण मेघाजी लोखंडे को। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक पत्ती पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो ये मद्रास लेबर यूनियन था। और नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद का जुड़वा संतान है। उपयुक्त कथन किसका है फ्रेंड्स? तो लाला लाजपत राय का। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद का जुड़वा संतान है। तो किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। अभी एक कानूनी घटना और संबंधित वर्ष है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। और तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट कब हुआ था? तो 1929 में। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब बनी थी? तो 1926 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1918 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? गया में कब हुआ था? तो गया में 1922 में हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में गठित राजकीय श्रम आयोग रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.एम. व्हिटली थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किसके बीच में हुआ था? तो 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो 3 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो ये क्या किया था? तो बिरला भवन नई दिल्ली में। कहाँ? तो बिरला भवन नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बटलर समिति 1927 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बटलर समिति देशी रियायतों के साथ संबंधों का परीक्षण है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियायतों के प्रतिनिधि और कार्यविधि। तो इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं कैसे होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक समान संघ की नीति कब हुई थी? तो 1935 से 1947 तक। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब हुई थी? तो 1813 से 1857 में। और घेरे की नीति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1765 से 1813 में। अधीनस्थ संघ की नीति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये 1857 से 1935 में। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। द बी.एन. राव कहा जाता है इनको। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में म्यांमार का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया था? तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसमें देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर डी है और इसमें पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या हुआ था? कालानुक्रमण के द्वारा इसे क्रमबद्ध करना है। तो पहले कोरियाई युद्ध कब हुआ था? तो कोरियाई युद्ध 1952 से 53 में हुई थी। बांडुंग सम्मेलन 1955 में। बेलग्रेड के गुटनिरपेक्ष देश का सम्मेलन 1961 में। और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सदस्य के तौर पे कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 26 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा और असैन्य उपयोग के संबंध में समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 1963 को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था।
जिसमें कितने राष्ट्रीय दल थे, तो उसमें 14 राष्ट्रीय दल थे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है, आंसर पूछ रहा है कि कौन सा सत्य कथन है, तो इसमें दोनों असत्य कथन है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कथन सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें 1 और 3 सत्य कथन है, जिसमें समाचार पत्र का प्रक्षेपण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों के सेंसर 1799 सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया था। और तीसरा है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 द्वारा सरकार ने बिना अनुज्ञापति के मुद्रालय रखना, उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिक का भी एक दल डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठित किया था। इस दल का नाम क्या था, तो रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स इसमें, तो इसका आंसर देख लेते हैं। डी असत्य कथन है, जिसमें 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। तो ये तो सत्य कथन है फ्रेंड्स, इसे 1882 लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो ये तो सही है, तो इसमें असत्य कथन पूछना चाहिए। हाँ, इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड, इसमें मिस्टेक किया है फ्रेंड्स, क्योंकि 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था वारकुनाल प्रेस एक्ट का, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो बारकुनाला प्रेस एक्ट को कब समाप्त कर दिया गया था फ्रेंड्स, तो 1882 होकर के नहीं 1881 में किया गया था। 1881 में बारकुनाला प्रेस एक्ट रिपन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रमण अनुसार निर्धारित कर सत्य कोट को चुनना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। तो पहले हो जाएगा गणपति उत्सव का प्रारंभ, उसके बाद कपास पर उत्पादन शुल्क आरोपित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अभियान शुरू हो गया था। उसके बाद महाराष्ट्र में कर न अदायगी की अभियान हुई थी, और लास्ट में पूना में प्लेग से निपटने हेतु सरकारी प्रयासों का समर्थन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन में है बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया था। तो ये सही है। और शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रेड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया था। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सी है, तो देख लेते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स। तो इसमें केवल एक असत्य कथन है, जिसमें इसके द्वारा लॉर्ड रिपन को 1848 में अधिनियम के सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया था। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया था। तो तेज बहादुर स्प्रू के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें सत्य कथन कौन से होंगे, तो बी, जिसमें 1751 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा किया गया था। तो ये सही है। 1751 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है। तो शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक मुद्दों से क्या क्या है, तो फ्रेंड्स तो इसमें शिक्षा प्रदान करने की भाषा से है। नेक्स्ट है मैकाले का स्मरण पत्र 1835 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा सत्य है, तो केवल एक है, उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की थी। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के संबंध में क्या असत्य है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में कौन सा असत्य है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका आंसर सी। इसमें सारे सी गलत है, बाकी सारे सही है। तो देख लेते हैं सही कौन सा है। तो सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा की उत्तरदायी स्वयं वहन करे, इससे उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा के माध्यम देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया गया था। और लास्ट है इसमें